हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और मैं आज आप लोगों का स्वागत करता हूं मशीन लर्निंग के नए वीडियो में जिसका नाम है नेव बेस। नेव बेस जो है वो बेसिकली मशीन लर्निंग के सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम का पार्ट है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक पार्ट है और ये मेनली यूज़ होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए चलिए देखते हैं कि नेव बेस कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं नेव बेस एल्गोरिदम। जैसा कि मैंने बताया, एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है और ये बेस थ्योरम पे बेस होता है, इसीलिए इसे नेव बेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो मेनली यूज होता है ये होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, जिसमें हाई डायमेंशनल ट्रेनिंग डेटा इंक्लूड होती है। ठीक है, और ये जो है एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर है। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी क्लासेस हैं, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेटा हैं। ठीक है, और इन सबको क्लासीफाई करना है, तो किसी नए डेटा को किस क्लास में रखेंगे, उसके लिए उस नए डेटा का ये क्या करता है, दोनों क्लास के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ये क्लास है C1, ये क्लास है C2 क्लास है। दोनों क्लास के रिस्पेक्ट में क्या करता है, प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करता है, और जिस क्लास के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती है वो उस डेटा को उस क्लास में जो है कैटेगराइज कर देता है, क्लासीफाई कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे काम करता है। और वो जो थ्योरम प्रोबेबिलिटी का इसमें यूज़ होता है वो बेस थ्योरम होता है, इसलिए भी इसे नेव बेस कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसमें, स्पैम फिल्ट्रेशन में, जो ईमेल में हमारे स्पैम ईमेल आते हैं उसमें, सेंटिमेंट एनालिसिस में, एंड आर्टिकल्स वगैरह को क्लासीफाई करने में। हम ये इन सब से ये देख पा रहे हैं कि जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टाइप का चीज़ है ना, वो उसमें इसका बहुत यूज़ है नेव बेस का। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेव बेस क्यों कहते हैं। नेव का मतलब क्या होता है, नेव का मतलब होता है इट्स लाइक लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अनुभव ही नौसिखिया। ठीक है, इसे ऐसा नेव इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फीचर्स हम देखते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में कोई भी क्लासिफिकेशन फीचर्स के बेसिस पे होते हैं, तो फीचर्स जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट किससे होते हैं, अदर फीचर्स से। मान लीजिए किसी डेटा में 5 फीचर हैं, तो वो पांचों फीचर जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, किसी का दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, इसीलिए इसे नेव कहते हैं। और बेस इसीलिए क्योंकि ये बेस थ्योरम के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसीलिए बेस। ठीक है, तो इस तरह से नेव बेस कहलाता है ये। अब देख लेते हैं बेस थ्योरम क्या होता है। तो बेस थ्योरम बेसिकली ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है कि ये PA/B इज इक्वल टू PB/A इंटू PA डिवाइडेड बाई PB। बेसिकली इसको ऐसे पढ़ते हैं, P द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट B इज ऑलरेडी अकर्ड। ये इवेंट जो है वो अकर हो चुका है, उस केस में इवेंट A के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हेन A ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, जो डिवाइडेड में रहता है ना, वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। ठीक है, और उसके ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि उसके बाद B को अकर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A, एंड टोटल का डिवाइड करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B से। यही होता है बेस थ्योरम। ये हमें अच्छे से आना चाहिए फॉर यूजिंग द नेव बेस मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये हम समझ गए कैसे हो रहा है। इसे एक ट्रिक भी देखते हैं कि देखिए, जिसका भी कंडीशनल निकालना होता है ना, जैसे PA/B, तो पहले टर्म में हम क्या करें, उसका ठीक उल्टा कर देंगे, A/B को B/A कर देंगे, और जो यहाँ पे डिवीजन में रहेगा ना, उसको यहाँ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू PA, A नीचे में था तो उसको PA से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में जो टोटल का जो डिवाइड करते हैं वो उसी से करते हैं जो जिसका हम प्रोबेबिलिटी कंडीशन निकाल रहे हैं, उसके जो डिनोमिनेटर में होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से आप अपना ट्रिक लगा के भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है बेस थ्योरम। ओके, नाउ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं नेव बेस का। ठीक है, इसमें दिया गया है कि ये फॉलोइंग डेटा पॉइंट है और हमें एक नया इंस्टेंस मिला है, उसको हमें क्लासीफाई करना है कि किस टाइप के क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक है, उसके फीचर दिए गए हैं कि वो स्लो है, रेयरली है, नो है। ये स्लो, रेयरली, नो है। क्या है स्लो मतलब, ये जो फीचर्स हैं, एक स्विमिंग का फीचर है, फ्लाइंग का फीचर है, क्रॉलिंग का फीचर है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल को क्लासीफाई यहाँ किया जा रहा है। तो स्लो, रेयरली, नो मीन्स वो स्लोली स्विम करेगा, फ्लाई रेयरली करेगा, और क्रॉल जो है वो करेगा ही नहीं, नो। ठीक है, तो इस तरह के फीचर वाले एक नए एनिमल को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसके लिए हमें नेव बेस लगाना है। ठीक है, ये दिए गए हैं कुछ 12 हमारे पास पहले से सैंपल्स दिए गए हैं, इसके बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, चलिए नेव बेस से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा बेस थ्योरम लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी हम नेव बेस में कोई चीज़ करते हैं, मान लीजिए हम देखेंगे कि हमें क्लासेस टोटल हमारे पास कितने हैं। तो देखिए, एक फिश है, एक एनिमल है, एक बर्ड है। ठीक है, यही 3 क्लासेस हैं, इसी 3 क्लासेस में हमें किसी एक क्लासेस में होगा। तो बेसिकली ये जो नया इंस्टेंस है x, इसको हमें पता करना होगा कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ए फिश कितनी है। तो px बाई फिश कैलकुलेट करना है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये एनिमल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो px बाई एनिमल कैलकुलेट करना है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग अ बर्ड, x की बर्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये तीनों हम कैलकुलेट करेंगे पहले। ठीक है, और इस तीनों के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये x जो है किस कैटेगरी में जाएगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, इस तीनों में जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, तो x की कैटेगरी जो है, x की कैटेगरी
जो है वो वही हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से नेव बेस काम करता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग अ फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग अ एनिमल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग अ बर्ड हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा। सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग अ फिश ये क्या होगा। सो ये डिसाइड हम करेंगे कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये नए एनिमल के, स्लो, रेयरली, नो, इनके बेसिस पे फिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो टोटल जब हम इसको पी एक्स बाई फिश कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम देखेंगे पी स्लो बाई फिश इंटू पी रेयरली बाई फिश इंटू पी नो बाई फिश, क्योंकि ये तीनों इसकी प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो एक्स के तीन प्रॉपर्टी हो गए, स्लो, रेयरली एंड नो। सो इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी न्यू इंस्टेंस आएगा, हमारे पास न्यू इंस्टेंस जो एक्स था इसकी तीन प्रॉपर्टी थी। क्या थी? एक था ये स्लो था, रेयरली रेयरली एंड एक था नो। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं पी ऑफ एक्स बाई फिश। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चीजें हैं, तो तीनों रखेंगे तो ये तीन पार्ट में टूट जाएगा। पी ऑफ स्लो बाई फिश इनटू पी ऑफ रेयरली बाई फिश इनटू पी ऑफ नो बाई फिश। इस तरह से हम ब्रेक डाउन कर देंगे हर एक फीचर के साथ। ठीक है, और अगर ये ब्रेक डाउन आपको समझ में आ गया तो आपको नेव बेस अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो हमने देखा कि पी एक्स बाई फिश क्या कैसे हमने कैलकुलेट किया। एक्स की जितने भी फीचर थे, स्लो, रेयरली, नो, तीनों को हमारे फिश के रिस्पेक्ट में निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया। सो पी स्लो बाई फिश, पी रेयरली बाई फिश एंड पी नो बाई फिश। अब इन सारे प्रोबेबिलिटी को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करके हम पता कर लेंगे पी एक्स बाई फिश क्या है। ठीक है, सो पी स्लो बाई फिश, इसको निकालने के लिए हम बेस थ्योरम भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो पहले देखते हैं बेस थ्योरम के हिसाब से कैसे होता है। ठीक है, सो बेस थ्योरम क्या कहता है, हमने देखा था पी ए बाई बी क्या होता है, पी बी बाई ए इंटू पी ए डिवाइडेड बाई पी बी। तो पी स्लो बाई फिश क्या होगा, पी फिश बाई स्लो इंटू पी स्लो डिवाइडेड बाई पी फिश, यही है बेस थ्योरम। तो पी फिश बाई स्लो मीन्स क्या, कि टोटल स्लो कितने हैं, उस स्लो में फिश कितने हैं। तो स्लो देखिए कितने हैं स्विम में, एक स्लो हुआ, दो, तीन, चार, चार स्लो हैं। उन चारों में फिश कितने हैं, तो देखिए ये स्लो तो एनिमल है, ये एनिमल है, ये दोनों फिश हैं। तो फिश दो हैं तो क्या हो जाएगा 2/4, प्रायोरिटी तो ऐसे ही होती है ना। सो ये हो जाएगा 2/4 इंटू पी स्लो, मतलब टोटल स्लो कितने हैं आउट ऑफ ऑल द डेटा। तो स्लो अभी हमने देखा 4 है और टोटल डेटा कितने हैं 12 हैं, तो 4/12 ये हो गया पी स्लो। एंड पी फिश क्या, कि टोटल डेटा कितने हैं 12 और उसमें फिश कितने हैं, तो देखिए फिश 1 है, 2 है, 3 है, तो 3/12, तो ये निकल गया 0.66। तो ये हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड ये बेस थ्योरम के हिसाब से। बट एग्जाम में जब चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। तो पी स्लो बाई फिश हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि देखिए पी स्लो बाई फिश का मतलब क्या, कि कोई एनिमल फिश है ये हमें पहले से पता है, जो डिवीजन में होता है ना वो पहले से पता होता है, और हमें निकालना होता है कि उसमें से स्लो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो फिश जो है, फिश के स्लो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ देखिए टोटल फिश कितने हैं, 1, 2, 3, ये हम देख चुके हैं, तो ये हमें पहले से पता है कि फिश तो है ही। उसमें स्लो कितने हैं देखिए, तो इस फिश में क्या है, ये तो फास्ट है, स्लो नहीं है। दूसरा वाला क्या, हाँ ये स्लो है। तीसरा वाला फिश में ये स्लो है। तो 3 फिश में से 2 फिश जो है वो स्लो है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3, और 2/3 क्या होता है 0.66, वही यहाँ पे लिखा गया। समझ रहे हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले ये काउंट कर लीजिए कितने हैं, उसके बाद इसमें से ये काउंट कर लीजिए कि ये कितने हैं। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। सिमिलरली पी रेयरली बाई फिश, तो रेयरली वाला इसमें देखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, पहला फीचर पहले कॉलम में, दूसरा फीचर दूसरे कॉलम में, तीसरा फीचर तीसरे कॉलम में, इस तरह से देखेंगे। तो रेयरली इसमें देखेंगे, तो रेयरली बाई फिश में भी हम वही करेंगे। टोटल फिश कितने हैं, 3 हमने देख लिया है, 3 है। ठीक है, 1, 2, 3। अब इसमें रेयरली कहाँ है, ये रेयरली है नहीं, ये तो नो है। ये वाला ये भी नो है, ये फिश ये भी नो है, रेयरली कोई है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा 0/3। तो 0/3 क्या होगा 0, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली पी नो बाई फिश कितना है देखिए, तो पी नो बाई फिश जो हो जाएगा कि टोटल फिश कितना है 1, 2, 3, इसमें तीसरे में नो कहाँ लिखा हुआ है देखिए, क्रॉल में 1 में नो है, ये फिश नो है, 2 में है, और ये फिश यस है, नहीं ये नो नहीं है। सो टोटल 2/3, तो ये क्या हो गया 0.66, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लिया, और अब क्या करना है, इन तीनों को जस्ट इस फॉर्मूला में पुट कर देना है और वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला था 0.66, दूसरा था 0, तीसरा था 0.66, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 0, क्यों, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। तो ये पी के जो एक्स है हमारा एनिमल, उसको फिश होने की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई, तो फिश तो भैया ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि इसके एनिमल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सिमिलरली अगेन पी के जो इंस्टेंस है एक्स, उसके एनिमल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके 3 फीचर हैं, स्लो, रेयरली, नो। तो स्लो एनिमल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इनटू रेयरली एनिमल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इनटू नो एनिमल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये निकालेंगे। तो प्लीज स्लो एनिमल देख लेते हैं सबसे पहले, प्लीज स्लो एनिमल क्या होगा। तो एनिमल टोटल कितने हैं, अभी हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है,
सारा इंक हटा देते हैं और कलर चेंज कर देते हैं एनिमल के लिए, ठीक है। तो देखिए एनिमल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एनिमल है। तो इसमें से पहले कहा गया है कि स्लो एनिमल कितने हैं, तो देखिए इसमें स्लो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो नहीं है, इसमें स्लो है, एक एनिमल स्लो है, ये तो फास्ट है नहीं होगा, ये नो है, ये एनिमल स्लो है। तो टोटल 2 एनिमल स्लो है 5 में से, तो पी जो है स्लो एनिमल हो गया आपका 2/5। सो 2/5 कितना होता है 0.4, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 0.4 लिखा हुआ है, 0.4 आ गया ना। उसी तरह से रेयरली एनिमल, फिर से चलते हैं यहाँ पे, इस पांचों में रेयरली कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अब रेयरली जो है दूसरे कॉलम में देखेंगे, ठीक है, पहला वाला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, ठीक है। तो रेयरली कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नो है, नो है, नो है, ये एनिमल एक में बस रेयरली लिखा हुआ है, इसमें तो नो लिखा हुआ है। सो 5 में से केवल एक ही रेयरली एनिमल है, तो 1/5 ये क्या हो गया 0.2। देखिए ये 0.2 लिखा हुआ होगा यहाँ पे, देखें। सिमिलरली नो एनिमल, ये तीसरे फीचर में देखेंगे, तो एनिमल में नो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो यस लिखा हुआ है, यहाँ नो है, 1 ये भी एनिमल नो है, 2 ये भी नो है, 3 ये तो यस है, तो 3 है। तो 3/5 हो गया नो एनिमल। तो 3/5 कितना होगा 0.6, ठीक है, 5 36 0.6। तो ये देखिए तीसरा 0.6 होगा, देखें। अब बस तीनों निकल गया, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है इस फार्मूला के बेसिस पे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0.4 × 0.2 × 0.6, ठीक है। तो 14 2 12 12 4 48 0.048 ये होगा हमारा आंसर। तो इस इंस्टेंस के एनिमल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.048। अब इसको परसेंटेज में लिखें तो 4.8%, ठीक है। जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है तो परसेंट बन जाता है, तो 4.8% है ये होने की, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, बर्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली सेम फार्मूला लगाएंगे। अगर इंस्टेंस के बर्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स की, तो एक्स के 3 फीचर हैं, स्लो रेयरली नो। तो स्लो बर्ड होने की प्रोबेबिलिटी इंटू रेयरली बर्ड होने की प्रोबेबिलिटी इंटू नो बर्ड होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ फिर से इस टेबल पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं। तो देखिए स्लो बर्ड कितने हैं, तो सबसे पहले बर्ड कितने हैं 1 2 3 4, 4 बर्ड है। अब इसमें स्लो कितना है, सबसे पहले वाले में देखेंगे स्लो, ये तो नो है, नो है, नो है, ये फास्ट है, तो एक भी नहीं है। तो क्या हो गया स्लो बर्ड जो है हमारा पी ऑफ स्लो बर्ड जो है वो हो जाएगा 0/4, दैट इज 0। तो देखिए पहला यहाँ 0 होगा, 0 है, ठीक है। दूसरा रेयरली बर्ड, तो रेयरली कहाँ देखेंगे इसमें, तो बर्ड में रेयरली कितना है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट है, ये बर्ड में लॉन्ग है, नो है, ठीक है। तो रेयरली बर्ड होने की भी प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, रेयरली बर्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हो गई 0/4, दिस इज अगेन 0, ठीक है। सो देखिए ये भी 0 देख रहे हैं। सिमिलरली अब देख लेते हैं नो बर्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो नो जो है तीसरे वाले में देखेंगे, तो बर्ड में ये एक नो है, 2 नो है, ये भी बर्ड में नो है, ये भी नो है। तो पी नो बर्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 4/4, दैट इज 1, ठीक है। तो तीसरा देखिए 1 हो गया। अब क्या है इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्या करेंगे, तीनों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 × 0 × 1, सो तीनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ये 0%, ठीक है। सो देखिए तीनों प्रोबेबिलिटी में सबसे मैक्सिमम क्या है, सबसे मैक्सिमम यहाँ देखिए पी के एक्स के फिश होने की प्रोबेबिलिटी थी 0, एक्स के एनिमल होने की प्रोबेबिलिटी 0.048 और एक्स के बर्ड होने की प्रोबेबिलिटी है 0, तो तीनों में मैक्सिमम है 0.048, ठीक है। तो जो मैक्सिमम होगा वही उसकी एक्स की कैटेगरी होगी। सो हम बोलेंगे कि सिंस पी ऑफ एक्स बीइंग एनिमल इज हैज हाईएस्ट वैल्यू अमॉन्ग ऑल दीज 3 जो भी प्रोबेबिलिटी है, हेंस क्लास ऑफ न्यू इंस्टेंसेस एनिमल। तो इस तरह से नेव बेस काम करता है, ठीक है। तो हम जब भी नेव बेस लगाएंगे इसी तरह से हर एक क्लास के रिस्पेक्ट में उसका हम देख लेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी वो हम बता देंगे कि वही है उस नए इंस्टेंस का क्लास, ठीक है। अब थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड थोड़ा सा एप्लीकेशन। तो एडवांटेज में क्या है कि वन ऑफ द फास्ट एंड इजी एल्गोरिदम है, ठीक है, क्योंकि सारे फीचर इंडिपेंडेंट है, हमें बस एक बार में एक फीचर को लेकर ही देखना पड़ता है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बहुत फास्ट है और इजी भी है, और ये यूज हो सकता है बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में बहुत इजीली। अभी हमने देखा 3 क्लासेस थे, ठीक है, कौन कौन थे, फिश था, बर्ड था और एनिमल था। तो 3 क्लासेस में भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इजीली यूज हो जाता है। देन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में ये बहुत अच्छा काम करता है अदर एल्गोरिदम के रिस्पेक्ट में, और ये मोस्ट पॉपुलर चॉइस है किसके लिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। हमने देखा ना वो स्पैम फिल्टरिंग, सेंटीमेंट एनालिसिस, इन सब के लिए वन ऑफ द पॉपुलर चॉइस है ये, ठीक है। सो ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम नेव बेस का बहुत यूज करते हैं, बट इससे कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हर एक एल्गोरिदम का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है, ये जो है रिलेशनशिप जो है फीचर्स के बीच में नहीं देख पाता है, क्यों, क्योंकि ये फीचर्स जो है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया नेव बेस, ठीक है। नेव इसीलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट है फीचर्स, इंडिपेंडेंट फीचर्स होने की वजह से फीचर्स के बीच का आपस का रिलेशन यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन क्रेडिट स्कोरिंग में होता है, मेडिकल डेटा क्लासिफिकेशन में होता है, ठीक है, रियल टाइम प्रेडिक्शन में भी हो सकता है, और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा, जैसे स्पैम फिल्टरिंग और सेंटीमेंट एनालिसिस में। तो आज इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देखा कि नेव बेस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसे नेव बेस क्यों कहते हैं, उस पर हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।